ये आपको थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है पेशेंट को। तो ये लेकिन सारी थकान उस वक्त उतर जाती है आपकी जब आपका पेशेंट जो है ना वो आपको खुशी की खबर सुनाता है, ठीक है ना। इसी काम के लिए हम पैदा हुए हैं और यही जो आपका जो पेन है ना ये आपका बहुत बड़ा सवाब समझा जाता है, क्योंकि हम दुख ही तो नहीं सुनते लोगों के। जब आप लोगों के दुख सुन लेते हैं ना तो आधे तो लोग वैसे ठीक हो जाते हैं, उनको कुछ सुन नहीं रहा होता, वो बेचारे घर वाले भी उसको सुन रहे होते, डॉक्टर भी उसको नहीं सुन रहे होते। अगर थोड़ी देर आप बैठ कर उसको सुन लेते हैं ना तो वो आधा ठीक हो जाता है। तो ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। वो शेर मुझे भूल जाते हैं, शेर आते ही कोई नहीं है। वो कहते हैं जी कि उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक उतर गई तासीर मसीह आई। ऐसा मसीहा होना चाहिए कि उसके दुख काम हो जाए। मेरी पेशेंट है जो ठीक नहीं हो रही, मैं आपको सच्ची बात करती हूँ, ठीक नहीं हो रही, लेकिन वो कहती है पता नहीं क्या बात है, जब मैं क्लिनिक में आती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ, फिर इतनी रो खराब कहती मैं आती हूँ ठीक हो जाती हूँ, कहती बगैर दवाई के आपसे बातें करती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ। अच्छा मसला है कोई उनके यहाँ कुछ हो सकता है, आप ये नोट करें, हो सकता है मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन गैप हो, घर में कोई मामला हो, लेकिन वो सिंपैथी जो आप दे रहे हैं उसको घर में नहीं मिल रही। उस चीज़ को ज़रा देखें क्या चीज़ें हैं। वो कहती है मैं इधर आती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ और बगैर दवाई के ठीक होती है। मैं बातें करता हूँ, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, आपको ठीक है, आपकी मसला नहीं। तो ये और फिर जो ना इसी लेवल के अंदर आप एक और काम करेंगे जो बड़ा मज़ेदार काम है। आप जल्दी जल्दी से, ये टाइम नहीं लगता है इस पर, बहुत देर नहीं लगेगी। आप इसमें रीजनल केस टेकिंग करेंगे, सारी केसिंग पीछे अब रीजनल करेंगे। अच्छा जी आपके कोई सर के कोई मसाइल हैं, कोई डैंड्रफ, कोई बालों के दो मुंह बनना, या नहीं जी कुछ नहीं है, जल्दी से आगे चल जाएँ। कोई सर में तकलीफ नहीं, कोई नहीं है, कोई आंखों की तकलीफ कोई नहीं है, नाक में कोई तकलीफ कोई नहीं, कान में मुँह में नहीं। मैंने शायद आपको रिपोर्ट किया था कि सर अलम खान में उनके पास टॉन्सिल्स का मरीज आ गया, तो सर ने जब रीजनल केस टेकिंग की तो रीजनल केस टेकिंग में रेक्टम के ऊपर आके भी पता चला कि मरीज को बवासीर भी है। और उसने कहा मेरी बवासीर की दर्द है ना वो रेक्टम से पेट में जाती है। रेक्टम से पेट में दर्द जाना चाहे बवासीर की वजह से हो चाहे किसी भी तकलीफ की वजह से हो, दवाई एग्नीशिया है। सर ने एग्नीशिया प्रेस्क्राइब की तो वो मरीज जो है उसके टॉन्सिल भी ठीक हो। ये रीजनल केस टेकिंग का फायदा है, क्योंकि डिजीज एक ऐसी चीज़ है, ये उस बादल की तरह है जो गरजते कहीं और है और बरसते कहीं और। ये आपको इशारा कहीं और दे रहा होता है, ये पकड़ा कहीं और से जाता है, ठीक है। जब आप डिजीज को इस तरह से पकड़ते हैं वो आपकी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो नॉन लीनियर प्रेस्क्रिप्शन कहलाती है। लीनियर नहीं होती, नॉन लीनियर प्रेस्क्रिप्शन। मतलब कोई कंफर्मेटेड मिल गया ना आपको, आपने उस पर दवाई प्रेस्क्राइब कर दी। क्यों नहीं? लोकल ऑर्गन के ऊपर लोकल प्रॉब्लम को जरूर देखें, समझें भी, लेकिन लोकल ऑर्गन के ऊपर दवाओं को प्रेस्क्राइब कम करें, क्योंकि वो जो लोकल प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है वो एक्चुअली पीछे एक तसलसल का हिस्सा है। उस चेन को पकड़े, वो चला कहाँ से, अगर वो ट्यूमर बना है तो कैसे बना है, पीछे क्या चल रहा है। ये सिंपल चीज़ें हैं, वो आप पढ़ ली होंगी। एब्डोमेन है, पैलेट है, टंग है, माउथ है, चेस्ट है, एब्डोमेन, जो भी जहाँ भी कुछ मिल रहा है आपको पिक्चर वो आप ले। मैंने एक केस किया था, मुझे रेनल फेलो का केस मैंने पिछले आपको बताया भी था कि मुझे कुछ नहीं मिला उस केस के अंदर, कोई सिम्टम नहीं मिली, कोई सेंसेशन नहीं मिली। मैं बिल्कुल खाली होकर बैठा। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास ये फॉर्म था, मैंने उसको तो पूरा करना था। मैंने कहा ज़ुबान दिखाएंगे, ज़ुबान दिखाई तो यकीन करें मेरे अंदर ना एक ऐसी एनर्जी आई, तो मैंने
और वो अपने असिस्टेंट जो थे डॉक्टर ने उनको बुलाया, मैं कि भाग के भाग के, मैं कि ये ज़ुबान देखो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखनी चाहिए। कहते क्या हुआ? मैं कि देखें उसमें डीप कट था ज़ुबान में, डीप कट वाली जो ज़ुबान है वो नाइट्रिक एसिड की होती है। तो मैंने उसको नाइट्रिक एसिड टेस्ट करके यकीन करें जितनी तेज़ी से वो रेनल फेलर का केस ठीक हुआ है कोई भी नहीं ठीक हुआ। अब कहाँ ज़बान और कहाँ रेनल फेलर का, अगर वो मैं ना देखता मिस कर जाता तो इतना बड़ा क्लू ऐसे हिडन रह जाता। फिर यूट्रस के मसाइल तो वो लिखें, हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो लिखें, नींद के मतलब कुछ क्वेश्चन है वो लिखें। अच्छा कैंट में जो है, कैंट में ये आपके जो है ना वो बनाए हुए हैं हेडिंग हैं, हेड की आई की, वो रेपर्टरी के अंदर वो पढ़े, सेक्शन पढ़े इसके। फिर आपको पता चलेगा कि हमने हेड पे कितने क्वेश्चन करने हैं, हेड में है क्या क्या सिम्टम्स, रूब्रिक्स क्या हैं। ऑब्जर्वेशंस मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन को भी नोट करूँ। जी हाँ जी मेरे हेड में है ना वर्टिगो का पूछा चैप्टर अलग चैप्टर मेरे ख्याल में मर्फी में भी अलग चैप्टर है। हाँ। अच्छा ये ना साल एक ही मिनट है आपके पास, साल के बाद आपको इतना नहीं खपना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जनाब आपने हर केस के लिए, हर क्रॉनिक केस के लिए फिल करते हैं? क्रॉनिक के लिए अभी भी करते हैं जी? आप खुद भी करते हैं? मैं खुद भी करता हूँ, और ये है कि मैं जो मेरे साथ जो स्टूडेंट है आके मेरे साथ अटैच होते हैं तो वो भी करते हैं, क्योंकि हम ना आप स्टूडेंट्स को जो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो उनको मज़े की बात बता दूं कि वो अब मेरे पास पहले वैसे ही आते थे, अब हमने ये किया है कि हम उनसे पैसे लेके उसको ट्रेनिंग पे लेके आते हैं, उसको बाकायदा हमने 1-2 साल की ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, अब ये करने वाले हैं आगे कि एक दोस्त है हमारे, तो हम ये करते हैं कि उससे ना लड़का हो या लड़की हो, लोग कम आते हैं ऐसी बंदिश में, रुकावटों में लगा के स्ट्रिक्टनेस होती है कि इतनी आप फीस हमें देंगे और हम आपको 1 साल में ट्रेन करेंगे। 1 साल में ट्रेनिंग के बाद आप 2 साल ट्रेनिंग को टाइम देंगे। अगर आप 2 साल ट्रेनिंग को टाइम नहीं देते तो जो आपका एफिडेविट है आपने जो भरा हुआ है वो आपको पैसे, मतलब 1 लाख का आपने एफिडेविट ले लिया। देखिए आप एक बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आपको फिर अपनी सर्विसेज ही नहीं दे रहा, वो कहता है मैं तो चलिया जी, ठीक है ना, मतलब वो रूल्स के साथ काम करना है। तो फिर वो 2 साल आपकी क्लिनिक को टाइम देते हैं, आपका कुछ बर्डन कम होता है, फिर नए बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए बनाया गया एक्चुअली, ये उनके लिए कि मैं अगर नहीं हूँ तो वो कम अज़ कम वो डाटा तो कलेक्ट करके रखें जो मुझे कुछ हेल्प दे सके आगे। पहले मैं देखता था कि मैं आपको केस टेकिंग पढ़ाता भी था, सारा कुछ करता था, वो रास्ते में भूल जाते थे अब क्या पूछना है, ठीक है। अब उनके सामने सारा कुछ लिखा हुआ, उनको इसकी ट्रेनिंग दे दिया कि आपने ये, आपको समझ आती या नहीं आती, आपने ये डाटा कंप्लीट करना, ठीक है, बस। क्या क्या आगे हाँ जी खाना लग गया तो कितना टाइम हुआ? देर हो गया तो ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, चलो डाल के खाना। चलो उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उन्होंने एक एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है, वो कैसे बनाई क्या बनाई उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। नवाज भाई थोड़ा आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उसके हवाले से। किस बारे में बात करनी सर? ऑनर्स किया हुआ है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो इसमें यह है कि आपका होता है इसमें रिलेशन कंप्यूटर साइंस का और बायोलॉजी का। तो इसमें हमने सर्च की थी कि हम किस तरह से हेपेटाइटिस बी की एडिबल वैक्सीन बनाएं। सबसे पहले तो एडिबल वैक्सीन होती है, लाइक हम कोई भी फ्रूट ले लें, कोई भी वेजिटेबल ले लें, कुछ भी ले लें, उससे हमारी वैक्सीनेशन हो जाए।
तो अभी जो मसलन चल रहा है यहाँ पे सिस्टम जो आप क्या कहते हैं उसको डॉक्टर जो होते हैं एलोपैथी, तो इसमें ये हो रहा है कि इसमें हम लोग इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या टैबलेट्स होगी, उससे वैक्सीनेशन हो जाती है। तो हमने ये चाहा कि हम चेक करें कि इसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन में आया कि क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो उसमें हमारे पास एक सरफेस एंटीजन है जो हेपेटाइटिस बी के वायरस के ऊपर होता है आउटर कोट पे, जिसको बोलते हैं HBsA, वो एंटीजन है। तो उसकी हमने कोशिश की कि उसकी जीन निकाल के वो हम टोमेटो के अंदर इंसर्ट करें। अब इसमें भी दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है कि एक DNA का चंक होता है जिसके अंदर हम वो इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो उस प्लांट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए 4 किस्म के बैक्टीरिया हैं जिनके हम प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। प्लाज्मिड बेसिकली ऐसे ही है जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उनमें भी DNA इंफॉर्मेशन है और उसके अलावा न्यूक्लियस में भी DNA इंफॉर्मेशन है। तो लेकिन ये होता है कि ये मेथड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने ऐसे किया कि टमाटो के अंदर हमने वो जीन डाली, इंसर्ट की। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है एक, वो लेके उसके अंदर उस चंक को इंजेक्ट किया। उसके बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस पर सीड्स उगाए और उसके बाद हमारी टेस्टिंग चली। तो बेसिकली हमारा लास्ट मैसेज था और ये हमारे पास 6 मंथ से। तो इतने मंथ में हमने ये किया कि उसके ऊपर जो आपके माउस वगैरह हैं उन पे टेस्ट किया, क्योंकि FDA जो इदारा है जो कि मेडिसिन को अप्रूव करता है और मतलब उसमें बड़ी रेगुलेशन होती हैं इस तरह से कि आप किसी भी एनिमल के ऊपर ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, आपको आगे से अप्रूवल लेना पड़ता है, फर्दर उसकी स्टडी करते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो लैक ऑफ रिसोर्सेज ये कह लें और लैक ऑफ फाइनेंस ये कह लें। तो इस वजह से हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि हमने माइस पे टेस्ट किया था और तकरीबन हमारे जो रिजल्ट थे वो 60% आ चुके थे। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हम इंजेक्शन जो हैं, मे भी आप लोग भी डराते हों उनको अपने पेशेंट्स को कि वो एलोपैथी में टीके वगैरह लगते हैं और ये होता है और इस तरह से। तो हम ये चाह रहे थे कि हम ऐसी वैक्सीन बना लें, एडिबल लाइक टोमेटो खा ले बंदा तो उसकी वैक्सीनेशन हो जाए। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए हमने वो हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन है HBsAg जिसको हम बोलते हैं, जीन का नाम है, हमने उसको वो उसके अंदर ट्रांसफ़र किया। बाकी मेरा तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ पे मेरा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है होम्योपैथी के वाले से। मतलब कि मैं तो ये समझता था कि बस वो पूरी दी और जनाब 10 किस्म की मेडिसिन है और जनाब सबको दे दी और जो ठीक हो गया वो ठीक हो गया, जो ना ठीक हो वो ना ठीक हुआ। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया तो मुझे ये लगा कि हमने जिस तरह से बायोलॉजी में पढ़ा है एक साइंटिफिक मेथड, लाइक सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा ऑब्जर्व करने के बाद आप थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसके बाद आखिर में एक लॉ बना लेते हैं। इसी तरह जो सर पढ़ा रहे हैं मुझे जहाँ तक ये समझ आई, क्योंकि मैं होम्योपैथी से समझ लें कि दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, इतना पता नहीं इसके बारे में। तो मुझे ये समझ लगी है कि आप किसी भी पेशेंट को जब स्पेसिफिक टारगेट करते हैं तो ये उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। हर स्पेसिफिक बंदे के लिए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, उसके लिए साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप स्टार्ट से शुरू होते हैं और आखिर तक आते हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी में क्या करते हैं, सबसे पहले जनाब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करने के बाद हम थ्योरी पे आते हैं और थ्योरी को फिर हम लॉ में फॉर्मुलेट कर देते हैं। इसी तरह ये एक इंडिविजुअल के लिए है कि एक इंडिविजुअल कैसे टारगेट करना है उसको, उसमें क्या चीज़ें, इस तरह स्टेप बाय जाके आखिर में आपने कंक्लूजन निकालें कि इसको क्या बीमारी है, क्या डिजीज़ है। कुछ बातें सर के ऊपर से गुजर गई हैं जो मेडिसिन के नाम दिए जा रहे हैं और इस तरह से, लेकिन एज अ जनरल पर्सन मैं आपको बात बताऊँ कि सबसे पहले जो सर आए थे, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आप मतलब पैथोलॉजी में अगर उसको देंगे मेडिसिन, अगर स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं आई उसके अंदर तो वो बंदा मर जाएगा। अब यहाँ पे आके छोटे भाई से मैं डिस्कस कर रहा, छोटे भाई हैं मेरे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि ये फिर क्या साइंस है कि आप एलोपैथी को एक तरफ जो है वो बोल रहे हैं कि ये मसलन इसमें कितने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे सर ने एग्जाम्पल दी कि टांग काट